जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। लेक्चर 5 है, ठीक है, 4 नहीं है, लेक्चर 5 है, ये बात ध्यान रखना। आज हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्राचीन इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ना बाकी है, इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो एक एक करके शुरू करी जाए बात। चलो, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, आपका प्राचीन इतिहास हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। उसके अंदर जो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इससे पहले देखो हमने क्या क्या पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज। स्टोन एज के बाद पढ़ी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वैदिक एज, वैदिक काल। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, तो इस वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय होगा 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल का समय होगा 1000 से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल है इसको ही बोला जाएगा अर्ली वैदिक एज, ऋग वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल। और दूसरा जो है उसको क्या बोला जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक क्या रहेगा, उत्तर वैदिक काल। और 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक क्या रहेगा आपका, ऋग्वैदिक काल। तो यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऋग्वैदिक काल। और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो आपका रहेगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, बातें समझ में। द एरा इज कॉल्ड वैदिक एज एज ऑल इन्फो कम फ्रॉम वेदास। इस युग को वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि सभी जानकारी वेदों से मिलती है। ठीक है, 1000 बीसी इज अ टर्निंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस समय क्या मिला था, आयरन मिला था, लोहा मिला था। तो यहाँ क्या मिला, लोहा मिला। तो लोहे ने क्या करा, मानव के इतिहास को बहुत बदला। तो उसके बाद से क्या, उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया। उससे पहले क्या है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल से एक सवाल सामने आ जाता है कि भाई आर्य कहाँ से आए, द ओरिजिन ऑफ आर्यन, आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। या जो ये भारत है हमारा देश, यहाँ पे आयरन जो आर्य लोग थे ये कहाँ से आए थे। ठीक है, विदेशी लोग थे, कहाँ से आए थे भारत में। तो आर्य एक पशुपालक समुदाय थे जो जिन्होंने क्या करा, भारत में माइग्रेट करा, भारत में बसे आ गए। आर्यन वर्स द पेस्टोरल कम्युनिटी हु माइग्रेटेड इन वेल, जो भारत में आए। ठीक है, अब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है कि कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया या स्टेपी से, ग्रासलैंड जो स्टेपी ग्रासलैंड है वहां से आए। सबसे स्वीकृत सिद्धांत है कि वो मध्य एशिया से आए या स्टेपिस ग्रासलैंड से, मध्य एशिया से आई, ये सबसे प्रचलित बात। मध्य एशिया का, चलो अभी बताते हैं, ये एक मिनट। हम्म, चलो शुरू करें। तो कहाँ से माना जाता है उनको, ये सेंट्रल एशिया, ये मध्य एशिया की यहाँ से आए हैं। ठीक है, और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा। ठीक है, कुछ एग्जाम के फैक्ट याद रखना है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने किताब लिखी द आर्टिक होम्स इन वेदास। उन्होंने क्लेम करा कि जितने भी भारतीय वो जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए हैं, आर्टिक वाले क्षेत्र से आए हैं। ये ऊपर आर्टिक वाला क्षेत्र यहाँ से आए हैं। ठीक है, इन्होंने क्लेम करा। तो बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी क्या, द आर्टिक होम्स ऑफ वेदा, द आर्टिक होम्स ऑफ वेदा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो हमने ये बात कह तो दे, लेकिन इसके भी कुछ एविडेंस रहे होंगे, कुछ साक्ष्य रहे होंगे। उस साक्ष्यों के बेस पे तो कह रहे हैं ये बात है, वो साक्ष्य क्या क्या है समझो। ठीक है, आर्यों के साक्ष्य। सबसे पहले ऋग्वेद। द वर्ड आर्य, आर्यन मेंशन इन 36 टाइम। जो आर्य शब्द है वो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेखित है, 36 बार।
आर्य शब्द जो है वो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेखित है? 36 बार। ठीक है, सॉरी, आर्य जो शब्द है वो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेखित है? 36 बार उल्लेखित है। दूसरा हमें क्या एविडेंस मिलता है? तो जैन अवेस्ता, ठीक है, ये ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है, ठीक है, और इसी में कुछ हमें ऋग्वेद से सिमिलर कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पुराना ईरानी ग्रंथ है जो वेदों में से कुछ समानता मिलती हैं, जैन अवेस्ता। अगला है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, बोगस कोई अभिलेख। ये कहाँ पे है? टर्की में है। यहाँ पे कुछ गॉड मेंशन है जो जिनको आर्य मानते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, ठीक है। कुछ अदर इंस्क्रिप्शन भी है, जैसे इराक का केसाइट, तुर्की का हेटाइट, ठीक है। तो आपको बस कुछ चीजें याद रखनी इसमें, ये कि वोगस कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ है? टर्की। वोगस कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ है? टर्की, ठीक है। ऋग्वेद में कितनी बार आर्य शब्द आता है? 36 बार, ठीक है। बात है समझ में? तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे चार वेद हैं। चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। आर्यन जो थे उन्होंने इसको कोडिफाई किया, ठीक है, मतलब इनको एज अ किताब की तरह कंपाइल किया। शुरू में जो वेद थे वो कैसे थे? श्रुति फॉर्म में थे। श्रुति, श्रुति मतलब ओरल, जिनको सुन के याद करा गया हो। श्रुति मतलब ओरली पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपे गए वेद, ठीक है। और इनको क्या आर्यों ने कहा कि ये कैसे हैं? अपौरुषीय, मतलब कि इनको भगवान ने नहीं बनाया बल्कि किसने? भगवान, सॉरी, इनको इंसान ने नहीं बनाया बल्कि किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर द्वारा है। बात है समझ में? तो वेदों को कैसे बताया? अपौरुषीय बताया। किसने बताया? आर्यंस ने बताया। तो चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब हम एक एक वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद की बात करेंगे, सामवेद की बात करेंगे, यजुर्वेद की बात करेंगे, अर्थवेद की बात करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद है। सबसे पहले कौन से वेद का निर्माण हुआ? ऋग्वेद का, ठीक है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 क्या है? 10,600 आपके श्लोक हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको सर 1% दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है, मतलब 10 किताबें हैं। उसमें 1028 सूक्त हैं, हंस हैं और 10,600 श्लोक हैं, ठीक है। ये बात है समझ में? और जो इन वेदों का उच्चारण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसको क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है, ठीक है। इस वजह से जो ऋग्वेद को मास्टर कर लेते हैं उन ब्राह्मणों को क्या बोला जाता है? होत्री ब्राह्मण बोला जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद क्या है? उसमें 10 किताबें हैं, तो सबसे पुरानी किताबें जो हैं वो कौन सी हैं? 2 से लेके 7 तक किताबें जो हैं वो सबसे पुरानी हैं। बात है समझ में? 2 से लेके 7 तक सबसे पुरानी किताबें हैं। इसमें जिक्र मिलता है, जैसे इंडस को क्या बोला गया? सिंधु नदी बोला गया। सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय के लिए क्या यूज हुआ है शब्द? हिमवंत यूज हुआ है, हिमवंत शब्द यूज हुआ है। और हिंद कुश पर्वत के लिए क्या हुआ है? मुजवंत यूज हुआ है। देखो समझो बात, ये है जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये हुआ आपका हिमालय वाला क्षेत्र, तो इसके लिए यूज हुआ है हिमवंत, ठीक है। यहाँ है हिंद कुश श्रेणी, इसके लिए क्या यूज हुआ है? मुजवंत। मुजवंत किसके लिए यूज हुआ है? हिंद कुश श्रेणी के लिए, ठीक है। और हिमवंत हिमालय के यूज हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको सर 1% नहीं। तो कितने मंडल हैं हमारे? 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने श्लोक हैं? 10,600 श्लोक हैं। उच्चारण करता हो क्या बोला जाता है? होत्री कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब जो ऋग्वेद है उसके
कुछ प्रमुख देवता हैं, कुछ प्रमुख देवियां हैं। जैसे प्रमुख देव की बात की जाए, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुण, ये याद रखना कि सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं। तो इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। कुछ देवी, स्त्री देवी भी रही, जैसे अदिति और उषा। अदिति और उषा। अदिति और उषा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है, जैसे तीसरे मंडल में क्या दे रखा है, नवें मंडल में क्या दे रखा है, 10वें मंडल में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, कि आपको भी डाउट ना रहे। अरे अरे, स्लाइड बड़ा परेशान करती। हम्म, आजा स्लाइड आजा। अरे 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 अरे, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। कोई स्लाइड है ऐसी? चलो स्लाइड ऐड, अभी देखो 1 मिनट रुको बच्चों, बस स्लाइड ऐड हो जाने दो। हटना जरा, कैसे ऐड नहीं होगी स्लाइड? हो गई, नहीं हो गई? बस तो बस ऐसी तो ऐड करनी होती है स्लाइड, और क्या करना होता है। चलो, तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है, मंडल है। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 10 मंडल है उसमें। ठीक है, तो हर एक मंडल को एक महर्षि ने लिखा है, बनाया है। ठीक है, जैसे जैसे पहला जो है उसको माना जाता है कि उनको कई ऋषियों ने बनाया। दूसरा जो है, दूसरा मंडल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, गृत्समत ऋषि के द्वारा बनाया गया है। इसको क्या बोला जाता है, फैमिली बुक। इसमें राजवंशों के बारे में जिक्र मिलती है। तीसरा मंडल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, विश्वामित्र। विश्वामित्र, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र। एग्जाम में पूछा जाए गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या लगाओगे, तीसरा। तो तीसरा मंडल को किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था, उसमें गायत्री मंत्र की रचना भी किसने करी, विश्वामित्र ने करी। चौथा मंडल किसके द्वारा लिखा गया, वामदेव। वामदेव, ठीक है, इसमें भी जो फैमिली बुक की तरह कुछ चीजें देखने को मिलती है। अगला जो किसने लिखा, किस ऋषि ने, अत्रि ने लिखा। ठीक है, इसमें देव स्तुति की चर्चा मिलती है, लेकिन हमें क्या है, खाली एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। छठा, भारद्वाज ऋषि के द्वारा। ठीक है, सातवां, वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 10 10 राज युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। तो हमें क्या याद रखना, तीसरा और आपका सातवां। ठीक है, आठवां, कर्ण व अंगिरस। ठीक है, फिर नवा क्या है, सोममंडल। और जो 10वां है वो क्या है, लेटेस्ट, मतलब सबसे नवीन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की चर्चा इसमें हमें देखने को मिलती है। पुरुष सूक्त की इसमें हमें चर्चा देखने को मिलती है। तो फैमिली बुक किस किस में देखने को मिलती है, हमें और 2 में और 7 से लेके हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और तीसरे मंडल में हमें क्या देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। दशराज युद्ध किस में देखने को मिलता है, हमें 7वें मंडल में देखने को मिलता है। 10 और 9वें मंडल में क्या है, सोम के बारे में हमें देखने को मिलता है। और 10वें मंडल में क्या हमें पुरुष सूक्त देखने को मिलता है, पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लें जरिए। हाँ, ये रहा। तो तीसरे मंडल में क्या है, विश्वामित्र द्वारा क्या देखने को मिलता है, हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, जिसमें सावित्री की चर्चा है। ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। नवे मंडल में किसकी चर्चा है, सोम की। ठीक है, और इसमें भगवान सोम की चर्चा और प्लांट एनर्जी ड्रिंक इनकी चर्चा है। ठीक है, सोम रस की चर्चा है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, मतलब 4 वर्णों में सोसाइटी को बांट दिया गया। ठीक है, 4 वर्ण, जैसे मुख से जन्म हुआ ब्राह्मण का,
भुजा से जन्म हुआ क्षत्रिय का, थाई से जन्म हुआ वैश्य का, फीट से जन्म हुआ शूद्रास का। ये किसने कहा? आर्यंस लोगों ने कहा। जो आर्य थे उन्होंने ये बात कही। ठीक है। और देखो क्या हुआ कि जो शुरू में ऋग्वेदिक काल था, उसमें जो जाति थी वो जन्म के आधार पे नहीं थी, बल्कि किसके? प्रोफेशन के आधार पे थी। लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक काल आया, जब लेटर वैदिक पीरियड आया, तो भाई लोगों के मन में लालच बढ़ा, बहुत सी चीजें हुई, तो जाति किसके आधार पे हो गई? जन्म के आधार पे हो गई। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये पढ़ा हमने ऋग्वेद के बारे में। अब दूसरे वेदों के बारे में भी देख लेते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सामवेद ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। संगीत पे लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? सामवेद। इसके जो कहा जाए, जैसे हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, जो उसका उच्चारण करते हैं, जो उसका उच्चारण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उद्गात्री बोला जाता है। ठीक है। इसके कुछ उपनिषद है, जैसे छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ये उपनिषद भी याद रखना, अभी बताएंगे उपनिषद, तो चलो यही समझ लो। जो वेद है, वेद क्या है? बहुत कठिन भाषा में है, तो उनको समझने के लिए कुछ पुस्तक चाहिए, उनको ही क्या बोला गया? उपनिषद। ठीक है। जो किस पर आधारित है? वेद पे आधारित। तो सामवेद जो है उसके कुछ उपनिषद रहे, जैसे छांदोग्य और केन। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जो सामवेद के जो उद्गाते हैं, जो उसका उच्चारण करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उद्गात्री बोला जाता है। तो सामवेद किस पे लिखी हुई पुस्तक है? संगीत पर लिखी गई पुस्तक है। अगला देखते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद किस पे लिखी गई पुस्तक है? तो वो अनुष्ठान और बलिदान। जैसे देखो, बलि चढ़ाई जाती है, बलि प्रथा है, जैसे बकरे की बलि चढ़ाई चढ़ाई जाती है मंदिरों में, या फिर किसी और जानवर की बलि चढ़ाई जाती है। तो इस समय में बहुत सारे इस तरह के प्रावधान थे कि किसकी बलि किस समय चढ़ाई जाएगी, कैसे चढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो ये प्रावधान हमें कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके जो उच्चारण करता है उनको क्या बोला जाता है? अर्धवयु बोलते हैं। क्या बोलता है? अर्धवयु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है यजुर्वेद को, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल को बोला जाता है व्हाइट और प्योर यजुर्वेद, और कृष्ण को बोला जाता है ब्लैक और मिक्स्ड यजुर्वेद। ये याद रखना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको भी सर नहीं। अगला वेद हमारा अर्थवेद। अर्थवेद किस पे लिखा गया है? काले जादू और रोगों का वेद। काला जादू और रोगों का वेद। ठीक है। ये 20 खंड में डिवाइडेड है, और इसके उच्चारण करता हूँ क्या बोला जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। बात हुई क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में हमने पढ़ लिया। बात करते हैं उपनिषद के बारे में। ठीक है। वे उपनिषद और वेदांग के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, ठीक है। उपनिषद कितने हैं टोटल? टोटल उपनिषद है 108। टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल उपनिषद हैं कितने? 108। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है। तो कुछ प्रमुख उपनिषद है जिनसे कुछ चीजें हमने लिखी, जैसे मुंडक। मुंडक उपनिषद जो है, वहां से हमने एक लाइन लिया कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किससे लिया है हमने? मुंडक उपनिषद से लिया है। मुंडक उपनिषद से लिया है। ठीक है। क्या लिया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको सर नहीं है? आपको भी सर नहीं। अगला है एक उपनिषद, महा उपनिषद। ठीक है। जहां से हमने एक लाइन लिया क्या? वासुदेव कुटुंब। वासुदेव कुटुंब। तो वासुदेव कुटुंबकम की चर्चा किस उपनिषद में है? तो किसमें? महा उपनिषद में है। ठीक है। अगला है, सबसे पुराना उपनिषद पूछा जाए तो कौन सा है? कौन सा है? बृहदारण्यक। ठीक है। ओल्डेस्ट उपनिषद, बृहदारण्यक। ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद। वहीं काथ उपनिषद, यहाँ से इस उपनिषद में हमें चर्चा मिलती है नाचिकेता और यम के बीच का संवाद। नचिकेता और यम के बीच का संवाद हमें कहाँ मिलता है? कथ उपनिषद में मिलता है। तो सबसे पुराना हमें पता चल गया कौन सा है? वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया? सत्यमेव जयते हमने किस उपनिषद से लिया है? ठीक है। तो ये हमें पता चल गया।
और सबसे छोटा पूछा जाए, इधर ये, हाँ, सबसे छोटा पूछा जाए तो वो कौन सा है? ईसा। ईशा उपनिषद, ईशा उपनिषद, ईशन उपनिषद, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे उपनिषद। अब बात करते हैं वेदांग के बारे में। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड वेद, वेद को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त, छंद। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त, छंद। ये 6 हमारे क्या हैं? वेदांग हैं। क्या उन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त और छंद, ठीक है। शिक्षा फोनेटिक्स, व्याकरण ग्रामर, ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमी, कल्प रिचुअल, ठीक है, निरुक्त और पोइटिक मीटर्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमने उपनिषद की बात करी और वेदांत की बात करी। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं, उसी तरीके से हम बात करते हैं, कुछ हम देखते हैं कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए कि भाई 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 6 लीटर पानी पीना चाहिए, 7 लीटर पानी चाहिए पीना चाहिए, 4 लीटर पानी, तो लोगों के अलग अलग मत निकल के आ जाएंगे। कुछ कोई किसी को समर्थन करेगा, कोई किसी विचारधारा को समर्थन करेगा, कोई कैसे समर्थन करेगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कुछ ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, दार्शनिकता, जो उनके 6 विद्यालय हैं, ठीक है। अगर हम वैदिक उससे बात करें तो वो 6 कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है सांख्य, दूसरा न्याय, तीसरा वैशेषिक, चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा। 6 कौन कौन से? सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। एक बार और बोलो साथ साथ। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। ये क्या है? 6 है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो परीक्षा में इनको मिलाने के लिए सवाल आता है, ठीक है। तो सांख्य किससे है? पुरुष और प्रकृति, ये क्या है? सबसे पुराना है। न्याय मतलब लॉजिक और रीजनिंग, वैशेषिक मतलब फिजिक्स एटम। योग किससे है? बॉडी और माइंड से, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह से। पूर्व मीमांसा कर्म और कांड से। उत्तर मीमांसा वेदांता से, ठीक है। तो सांख्य जो दर्शन है, इसके जनक कौन है? कपिल। न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण, ठीक है। तो ये 6 हैं। तो सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण, ठीक है। तो ये है 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल फिलोसफी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहोगे सर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, किसी को कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, बच्चे कमेंट करना, किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और चलो एक बात को और समझ लेते हैं, अभी समय है, ठीक। तो एक लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई हुई थी जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ टेन किंग्स, 10 राजन युद्ध। ये कहाँ हुआ था? ठीक है। इसका जिक्र कहाँ मिलता है हमें? 7वें मंडल में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें एक जिक्र मिलता है 10 राजन युद्ध के बीच में। इसमें शूद्रास थे, ठीक है। इसमें जो जीता वो कौन सा जीता था? भारत क्लेन जीता था। ये कहाँ हुआ था? बैंक ऑफ रावी के, जो रावी नदी है उसके किनारे हुआ था, जिसको प्राचीन भाषा में क्या कहा जाता है? प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? परुष्णी कहा जाता था, ठीक है। वेपन सुकृत, एरो लाइक कुछ वेपन थे, उनका यूज किया था इस लड़ाई में, ये भी याद, ठीक है। तो 10 राजन युद्ध कहाँ हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नहीं होगा तो क्या लिखा होगा? परुष्णी लिखा होगा। बात है समझ में? तो 10 राजन युद्ध का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कुछ नदियां जैसे सरस्वती,
जिसको मैथिकल रिवर बोला जाता है, इसका जिक्र है 50 बार से ज्यादा जिक्र है। गंगा रिवर जिसका 1 बार जिक्र है। यमुना जिसका 3 बार जिक्र है। ठीक है, कुछ ओल्ड नेम देख लेते हैं, पुराने नाम देख लेते हैं। सिंधु को किस नाम से जाना जाता था? इंडस। ठीक है, झेलम को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता के नाम से। चिनाब को आकर्षणी के नाम से। परुष्णी को रावी नदी के नाम से। ब्यास को बिपाशा के नाम से। और शतुद्र को सतलुज नदी के नाम से। अब इस पर ट्रिक समझो क्या याद। देखो, ब्यास से बिपाशा, इसको याद करने की जरूरत नहीं। सतलुज को शतुद्री के नाम से। एसयू से एसयू तक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन नहीं है? तो सिंधु को इंडस रिवर, ये भी हमें याद है। तो हमें क्या याद करनी है? अब ये 3 याद करनी है। 3 की ट्रिक देखेंगे। ठीक, जैसे ए बी सी, तो इस सीक्वेंस में कौन है? आकर्षणी, चेनाब। ए बी सी, तो ए से सी, आकर्षणी, चेनाब रिवर। ठीक है, वितिस्ता, परुष्णी, पी आर, तो ये दोनों क्या साथ में है? तो परुष्णी मतलब रावी नदी की बात चल रही है। वी और वी बचा क्या? वितिस्ता से झेलम। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है जिसके बारे में, इस ट्रिक से हम इन चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में हम अच्छे से इन सवालों को अच्छे से कर सकें। तो 10 राजन युद्ध के बारे में हमने देखा और रिवर के बारे में हमने देखा। चलो, रिवर की ट्रिक कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई, समझा देता हूँ। जैसे सतलुज और शतुद्री दोनों सा से शुरू हो रहे हैं, तो ये ट्रिक है। ब्यास और बिपाशा सेम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ए बी सी, ए से अकेसनी, और इसका नाम क्या है? चेनाब। ए सी। ठीक है, और दूसरा पी आर। ठीक है, तो परुष्णी, पी आर, परुष्णी रावी। तो दिक्कत यहाँ तक? वितिस्ता, झेलम। ये हुई ट्रिक, याद करें। चलो, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं। किसी को कोई समझ में नहीं आई बात तो कमेंट कीजिएगा।